CCIR रिपोर्ट हमने सफलतापूर्वक सबमिट कर दिया। अब सदस्य का लोन अप्रेजल यानी कि ऋण मूल्यांकन हम लोग करने अब चलते हैं, और इसके लिए हमें ऋण मूल्यांकन का प्रोसेस आगे करने के लिए लोन अप्रेजल के ऑप्शन का चयन करना है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको जो पहला ऑप्शन दिखेगा लोन अप्रेजल, क्लाइंट डिटेल, हाउस होल्ड रीपेमेंट कैपेसिटी असेसमेंट एंड लोन अमाउंट अप्रेजल, यानी कि सदस्य के ऋण भुगतान करने की यानी कि ऋण अदायगी की क्षमता का आकलन होगा और ऋण का मूल्यांकन किया जाएगा। क्लाइंट आईडी, क्लाइंट नेम आपको देखना है। डेट ऑफ हाउस होल्ड इंटरव्यू, यानी कि जिस दिन आप सदस्य के घर पर ऋण आवश्यकता का मूल्यांकन करेंगे उस दिन की डेट यहाँ पर आएगी। पहला है बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ मेंबर हाउस होल्ड, यानी कि सदस्य के घर का मूलभूत जानकारी और सदस्य से संबंधित मूलभूत जानकारी। ए है रिलीजन, यानी कि सदस्य किस धर्म में है, तो सदस्य फॉर्म के अनुसार आपको भरना है। तो हमारी सदस्य मुस्लिम धर्म में की है। कास्ट, यानी कि सदस्य क्या कास्ट है। जाति क्या है, तो सदस्य की OBC है। सी है बोरोवर्स करंट ऑक्यूपेशन, यानी कि सदस्य का वर्तमान रोजगार क्या है, तो सदस्य हमारी हाउसवाइफ है और ये सारा डिटेल आप अपने भरे हुए फॉर्म के अनुसार सही करेंगे। डी है फैमिली करंट ऑक्यूपेशन, यानी कि परिवार का वर्तमान रोजगार क्या है, तो परिवार का वर्तमान रोजगार कृषि है, खेती है, यानी कि फार्मर है। ई है इरिगेटेड लैंड कल्टीवेटेड, इसका मतलब होता है निजी जोत वाली कृषि योग्य भूमि, सिंचित और असिंचित। तो यहाँ पर हमें कितने बिस्वा है सिंचित ज़मीन उसका डालना है, तो सदस्य के पास कुल 4 बीघा सिंचित ज़मीन है। इसके बाद हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अनइरिगेटेड लैंड यानी कि असिंचित ज़मीन, तो ऐसी असिंचित ज़मीन सदस्य के पास कुछ भी नहीं है। अगर आपके सदस्य की है, फॉर्म में आपने लिखा है, तो उसको यहाँ पे एंट्री करना है। इसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर फिर एक ऑप्शन आएगा इन एकड़, यानी कि एकड़ में उसको बदला गया है। आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको F ऑप्शन आ रहा है टाइप ऑफ मिल्च एनिमल, यानी कि दुधारू पशुधन का प्रकार। अगर सदस्य के पास कोई दुधारू पशु है, यानी कि काऊ और बफेलो, काऊ यानी कि गाय, बफेलो यानी कि भैंस, और अगर सदस्य के पास दुधारू पशु कोई नहीं है तो NA के ऑप्शन पे टिक आपको करना है। तो हमारी सदस्य के पास 2 भैंस है, तो यहाँ पे बफेलो पे हमने टिक कर दिया। अब नंबर ऑफ मिल्च एनिमल, यानी कि दुधारू पशुओं की संख्या, तो यहाँ पे सदस्य ने बताया कि हमारे पास 2 भैंस है। करंट वैल्यू ऑफ मिल्च एनिमल एस्टिमेटेड, यानी कि दुधारू पशुधन का लगभग कितना मूल्य है, तो सदस्य ने बताया कि लगभग 80,000 रुपये की हमारी दोनों भैंस है। इसके बाद करंट वैल्यू ऑफ अदर एनिमल, यानी गाय भैंस के अलावा अगर सदस्य के पास कोई पशु है तो कितने का है, अगर नहीं है तो NA पे टिक करना है। H है डज क्लाइंट्स फैमिली हैज़ टॉयलेट फैसिलिटी, यानी क्या सदस्य के पास निजी शौचालय की व्यवस्था है। यदि हाँ तो यस पे टिक करना है, नो पे तब टिक करना है जब नहीं है। तो हमारी सदस्य के पास शौचालय की व्यवस्था है। अगला है I, डज क्लाइंट्स फैमिली हैज़ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, यानी कि सदस्य के पास स्वच्छ पेयजल का स्रोत है, हाँ या नहीं। यदि हाँ तो हाँ पे टिक करके हमें नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद किस प्रकार का पेयजल का स्रोत है, यानी कि पब्लिक हैंडपंप है, पब्लिक हैंडपंप जिसको हम लोग सार्वजनिक हैंडपंप कह सकते हैं, पब्लिक वेल जिसे कि हम सार्वजनिक कुआं कह सकते हैं, पब्लिक टैप जिसे कि हम सार्वजनिक नल कह सकते हैं, सेल्फ हैंडपंप यानी कि स्वयं का हैंडपंप है, सेल्फ टैप यानी कि स्वयं का नल, और
ओन वेल यानी कि स्वयं का कुआं, और इनके अलावा अगर कोई सोर्स है तो अदर पे टिक करके हमको उसका विवरण अदर में नीचे लिखना है। तो हमारी सदस्य के पास खुद का हैंडपम्प है, तो सेल्फ हैंडपम्प पे हम टिक करके आगे चलते हैं। जे ऑप्शन है, डज क्लाइंट्स फैमिली हैज़ इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, यानी कि सदस्य के घर में बिजली की व्यवस्था है, यदि हाँ तो क्या है और नहीं है तो नो पे टिक करना है। तो हमारी सदस्य के पास है तो हम हाँ पे टिक करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे और उस बिजली की व्यवस्था का विवरण देंगे। तो हमारी सदस्य के पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा, बैटरी ऑपरेटेड यानी कि बैटरी से चलित, इमरजेंसी लाइट, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रिसिटी विथ मीटर यानी कि बिजली का कनेक्शन है मीटर के साथ या कोई अन्य व्यवस्था है। तो हमारी सदस्य के पास इलेक्ट्रिसिटी विथ मीटर है। अगला ऑप्शन है कि डज क्लाइंट और हर फैमिली मेंबर वर्क इन मनरेगा, यानी क्या सदस्य या उसके परिवार के अन्य सदस्य मनरेगा में काम करते हैं, यस और नो। तो हाँ, हमारी सदस्य जो है वो मनरेगा में काम करती थी। ठीक है। आई है, डज क्लाइंट और एनी ऑफ हर फैमिली मेंबर। अगला आई ऑप्शन है, डज क्लाइंट और एनी ऑफ हर फैमिली मेंबर फेल्ड सीरियसली सिक इन लास्ट 12 मंथ, यानी क्या सदस्य या उसके परिवार के किसी सदस्य को पिछले 12 महीने में कोई गंभीर बीमारी हुई, हाँ या नहीं। यदि नहीं हुई तो नो पे टिक करना है और यदि हाँ तो यस पे टिक करके हमको आगे बढ़ना है। यदि बीमारी हुई थी तो नेक्स्ट पे टिक करना है और बताना है इफ़ यस, यानी कि यदि बीमारी हुई थी, वेयर डिड पेशेंट गेट द मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी कि सदस्य ने उनका इलाज कहाँ से करवाया। पहला ऑप्शन है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दूसरा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल यानी कि सरकारी अस्पताल, तीसरा है क्वैक ऑब्लिक झोला छाप डॉक्टर यानी कि गांव के झोला छाप डॉक्टर के द्वारा, लास्ट ऑप्शन है प्राइवेट डॉक्टर ऑब्लिक हॉस्पिटल। तो सदस्य ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाया। एन है, व्हाट वाज अमाउंट स्पेंड ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट। अब इसके बाद एन ऑप्शन है, व्हाट वाज अमाउंट स्पेंड ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी कि इलाज का खर्च सदस्य ने कितना किया, और फ्रॉम वेयर मनी वॉज अरेंज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी कि उस पैसे की व्यवस्था सदस्य ने कहाँ से किया। तो इलाज पे खर्च लगभग जो है 25,000 रुपये का सदस्य का आया था और वो सदस्य ने स्वयं और रिश्तेदारों से लेकर के उसका अरेंजमेंट किया था। अगला ओ क्वेश्चन है, डज क्लाइंट हैज़ ए राशन कार्ड, यानी क्या सदस्य के पास राशन कार्ड है, हाँ या नहीं। यदि है तो यस पे टिक करना है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। यदि हाँ तो कौन सा है, पहला है अंत्योदय, दूसरा है बीपीएल, तीसरा है एपीएल। तो जो कार्ड सदस्य के पास होगा उस पे हमें टिक करना है। तो हमारी सदस्य के पास बीपीएल कार्ड है, हम बीपीएल पे टिक किए। पी ऑप्शन है, डज क्लाइंट हैज़ ए स्मार्टफोन, यानी क्या सदस्य के पास स्मार्टफोन है, नो या यस। यदि है तो यस पे टिक करना है और यदि नहीं है तो आगे का ऑप्शन हमको फिल करना है। तो नो के ऑप्शन पे टिक करके हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। इफ़ नो, यानी कि अगर आपने नहीं का चयन किया है तो सदस्य स्मार्टफोन की व्यवस्था कैसे करेगी। एनए का मतलब यदि आपने हाँ पे टिक किया था, यदि नो पे टिक किया है तो दूसरा ऑप्शन है विल शी अरेंज मोबाइल फ़ोन हरसेल्फ, यानी सदस्य स्मार्टफोन की व्यवस्था स्वयं करेगी। अगला ऑप्शन है विल शी टेक मोबाइल लोन फ्रॉम कैश पर, यानी कि कैश पर माइक्रो क्रेडिट से ऋण लेकर के करेगी। तो हमारी सदस्य ने बताया कि वह स्वयं मोबाइल की व्यवस्था करेगी। अगला क्यू क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ प्रपोज्ड वुमेन एम्पावरमेंट लोन फॉर मोबाइल फ़ोन,
यानी कि महिला सशक्तिकरण ऋण की प्रस्तावित राशि क्या है। इस ऑप्शन का चयन तभी किया जाएगा जब सदस्य कैश पर से ऋण लेकर के काम करेगी। अगला है नंबर ऑफ अर्निंग मेंबर इन फैमिली, यानी कि परिवार में आय अर्जित करने वाले कुल सदस्यों की संख्या। और ये सदस्यों की संख्या आपको आरबीआई के अनुसार लिखना है। और आरबीआई के अनुसार आपको पता है कि परिवार का मतलब होता है सदस्य, उसके पति और अविवाहित बच्चे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अर्निंग मेंबर इन द फैमिली हमारे पास 2 है। और नंबर ऑफ नॉन अर्निंग मेंबर इन फैमिली, यानी कि परिवार में आय अर्जित न करने वाले कुल सदस्यों की संख्या। तो हमारे यहाँ परिवार में कुल 5 सदस्य हैं, जिसमें से 3 लोग आय अर्जित नहीं करते हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, बहन जी फॉर व्हाट पर्पस यू हैव अप्लाइड न्यू इनकम जनरेटिंग लोन, यानी कि बताए हुए उद्देश्य में कितनी पूंजी की आपको आवश्यकता होगी और किस काम के लिए आपने अप्लाई किया है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, बहन जी फॉर व्हाट पर्पस यू हैव अप्लाइड न्यू इनकम जनरेटिंग लोन, यानी कि बहन जी आपने किस काम के लिए इस आयवर्धक ऋण का आवेदन किया है। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने टॉय मेकिंग देखा था, तो सदस्य ने खिलौने बनाने के लिए इस लोन को लिया है। तो टॉय मेकिंग यानी कि टी शब्द को लिखेंगे और नेक्स्ट बटन पे टिक करेंगे तो टी से रिलेटेड संबंधित सभी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो 0062 देखिए टॉय मेकिंग है, तो हम टॉय मेकिंग के ऑप्शन का चयन करेंगे। इसके बाद सवाल नंबर 2 है, व्हाट इज़ अमाउंट ऑफ कैपिटल नीडेड फॉर द बिजनेस एक्टिविटी, यानी कि बताए हुए उद्देश्य में कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी। तो सदस्य ने बताया कि हमें बताए हुए उद्देश्य में 1,50,000 रुपये की आवश्यकता है। तीसरा सवाल है, हु विल बी इंगेज इन द बिजनेस एक्टिविटी, यानी कि व्यवसाय किसके द्वारा किया जाएगा। तो सदस्य ने बताया कि व्यवसाय मेरे पति और मेरे पुत्र के द्वारा किया जाएगा, यानी कि हस्बैंड और सन के द्वारा किया जाएगा। चौथा सवाल है, डू यू हैव एनी पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ प्रपोज्ड बिजनेस एक्टिविटी, यानी कि बताए हुए व्यवसाय का पिछला कोई अनुभव है, यदि यस तो कितने साल का, इफ़ यस हाउ मेनी ईयर। तो सदस्य ने बताया कि उसे 5 साल का यानी कि मोर देन 3 ईयर का अनुभव है। सवाल नंबर 5 है, व्हाट इज अमाउंट ऑफ IGL नीडेड फॉर प्रपोज्ड बिजनेस ऑब्लिक एक्टिविटी, यानी कि कितने रुपए के आयवर्धक ऋण राशि की आवश्यकता है। तो सदस्य द्वारा 1 लाख रुपए बताया गया है। 1 लाख रुपए एंटर करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक किया जाएगा। यहाँ पर आपको गो टू नेक्स्ट स्क्रीन का एक ऑप्शन दिखेगा और इस स्क्रीन के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। छठा क्वेश्चन है बैलेंस नीडेड, यानी कि इस क्वेश्चन को देखने के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 को माइनस करना है। और ये क्वेश्चन हमारा आया है 50,000 रुपये। आप अपने फॉर्म के अकॉर्डिंग इसको चेक भी कीजिएगा। इसके बाद सवाल नंबर 6 है क्वेश्चन नंबर 6 का बी, फ्रॉम विच सोर्स बैलेंस अमाउंट विल बी अरेंज्ड फॉर प्रपोज्ड बिजनेस एक्टिविटी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 के बी में बताए गए व्यवसाय की आवश्यक शेष राशि कहाँ से आएगी, जिसमें से कि आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन फैमिली सेविंग, यानी कि परिवार की बचत से आएगा। बी ऑप्शन दूसरा है रिलेटिव, यानी कि रिश्तेदार के द्वारा आएगा। तीसरा ऑप्शन है लोन फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी कि अन्य व्यवसायिक उधार से आएगा। तो सदस्य ने बताया कि हमारे पास पारिवारिक सेविंग 50,000 रुपये है, हम वहाँ से अरेंजमेंट कर लेंगे। सवाल नंबर 7 है व्हाट इज़ अमाउंट ऑफ बैलेंस इन योर सेविंग बैंक अकाउंट, यानी कि आपके बचत खाते में कितना बकाया बैलेंस है। और ये राशि हमें तभी लिखना है जब वो राशि 5,000 या उससे
अधिक हो। तो सदस्य ने बताया कि हमारे खाते में 8,000 रुपये बचत खाते में है। नेक्स्ट बटन पर टिक करना है। सवाल नंबर 8 है, व्हाट इज टोटल टेन्योर टाइम पीरियड ऑफ लोन डू यू वांट, यानी कि आप कितने समय अवधि का ऋण चाहती हैं। तो सदस्य ने बताया कि हम 2 वर्ष का ऋण चाहते हैं। तो 2 पे टिक करके हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आएगा, इंस्टॉलमेंट अमाउंट ऑफ लोन डिमांडेड बाय मेंबर, यानी कि सदस्य द्वारा मांगे गए ऋण के किस्त की राशि कितनी है। तो सदस्य ने हमसे 1 लाख रुपए मांगा था, जिसका वो साप्ताहिक भुगतान करना चाहती है और इसका किस्त आता है 1170 रुपये। और यहाँ पर अभी हमें अपने करंट लोन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही डालना है, और भविष्य में अगर हमारे पास एक ही लोन का अलग अलग इंस्टॉलमेंट है तो हम सदस्य को मोर देन 1 एक से ज़्यादा ऑप्शन को चयन करने की आज़ादी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम करंट लोन का इंस्टॉलमेंट डालें और नेक्स्ट बटन पर टिक किए। इसके बाद गो टू नेक्स्ट स्क्रीन का ऑप्शन आएगा और आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्लाइंट्स इनकम, यानी कि सदस्य के परिवार की वार्षिक आय की गणना शुरू हो रही है, जो कि सबसे नया और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है लोन अप्रेजल का। एनुअल हाउस होल्ड इनकम असेसमेंट ऑफ मेंबर, यानी कि सदस्य की घरेलू आय। पहला है मेन ऑब्लिक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि मुख्य व्यवसाय मुख्य या प्राथमिक सोर्स ऑफ इनकम सदस्य का क्या है। तो सदस्य हमारी गृहिणी थी, तो सदस्य का हम नन में कुछ नहीं डालेंगे। दूसरा लोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सदस्य हमारी अगर कुछ काम करती तो कहाँ पे है उसका लोकेशन, इन मेंबर्स विलेज यानी कि गांव में, या अदर लोकेशन, अगर अदर कहीं पे है तो अदर पे टिक करके हमें उस लोकेशन का डिटेल देना है। नेट इनकम, नेट इनकम मतलब होता है शुद्ध आय, यानी कि जो कमाई होती है उसमें से खर्चों को माइनस करने के बाद जो पैसा बचता है वही हमारी नेट इनकम शुद्ध आय होती है। इनकम फ्रीक्वेंसी, यानी कि आय की आवृत्ति डेली है, वीकली यानी कि साप्ताहिक है, मंथली यानी कि मासिक है का चयन करना है। टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, यानी कि किस प्रकार का व्यवसाय है। सीजनल यानी कि मौसमी है, रेगुलर यानी कि नियमित है का चयन करके आगे बढ़ना है। इसके बाद है नंबर ऑफ अर्निंग डेज इन अ मंथ, यानी कि महीने में कितने दिन काम किया जाता है। नंबर ऑफ अर्निंग मंथ इन अ ईयर, यानी कि एक साल में कितने महीने काम किया जाता है। इसका चयन करके हमको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद सदस्य की मंथली इनकम आ जाएगी और ईयरली इनकम आ जाएगा। ये इनकम आपको फॉर्म से देख करके स्वयं लिखना है। एनी मोर बिजनेस, यानी कि अगर सदस्य का प्राथमिक के अलावा कोई मुख्य या सहायक बिजनेस है, मुख्य के अलावा। क्लाइंट्स एनुअल इनकम में यदि सदस्य का मुख्य के अलावा कोई सहायक बिजनेस है तो यस पर टिक करके आगे बढ़ना है। यदि एक ही व्यवसाय है तो नो पर टिक करके हमें नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। इसी प्रकार एनुअल हाउस होल्ड इनकम असेसमेंट ऑफ हस्बैंड, यानी कि सदस्य के पति के आय का आकलन करना है। पहला है मेन ऑब्लिक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि मुख्य और प्राथमिक आय का स्रोत क्या है। तो सदस्य के पति किराने की दुकान रखे हैं, तो किराने की दुकान को हम पेटी ट्रेडिंग में शामिल करते हैं। और लोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि कहाँ पे किया जाता है, तो इन मेंबर्स विलेज यानी कि गांव में ही किया जाता है। नेट इनकम, शुद्ध आय कितनी है, तो सदस्य के पति की जो शुद्ध आय है वो है 6,000 रुपये और ये मासिक प्राप्त होती है। यदि आपके फॉर्म पे साप्ताहिक लिखा है तो आप साप्ताहिक पे टिक करेंगे, डेली लिखा है तो डेली पे आपको टिक करना है। नंबर ऑफ अर्निंग डेज इन अ मंथ, यानी कि महीने में लगभग वो 25 दिन कमाता है।
हम यहाँ पे 24 लिखे हैं फॉर्म पे, 24 दिन। नंबर ऑफ अर्निंग डेज इन अ मंथ, यानी कि महीने में कितने दिन, और नंबर ऑफ अर्निंग मंथ इन अ ईयर, यानी कि साल में कितने महीने कमाई होती है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको देखना है कि आपने जो फॉर्म पे लिखा है वही मंथली इनकम और ईयरली इनकम आवे। तो हमारे फॉर्म के अकॉर्डिंग दोनों इनकम मैच किया है। अब एनी मोर बिजनेस, यानी कि अगर पति के द्वारा और बिजनेस सहायक के रूप में किया जाता है तो यस पे टिक करके करना है, और अगर नहीं तो नो पे टिक करके आगे बढ़ना है। तो पति के द्वारा केवल एक ही व्यवसाय किया जाता है। अब हम आगे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। गो टू नेक्स्ट स्क्रीन का ऑप्शन आएगा और आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद क्लाइंट चिल्ड्रन डिटेल, यानी कि नंबर ऑफ अनमैरिड अर्निंग चिल्ड्रन लिविंग इन विलेज विथ मेंबर, यानी कि सदस्य के साथ घर पर रहकर कमाने वाले अविवाहित बच्चे, और ये 18 साल से ऊपर होने चाहिए। तो ऐसा एक बच्चा है जो घर पर रह करके कमाता है और अविवाहित है। दूसरा ऑप्शन है नंबर ऑफ अनमैरिड अर्निंग चिल्ड्रन नॉट लिविंग इन द विलेज विथ मेंबर, तो ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो बाहर रह करके कमाता है। यदि है तो आपको उसका विवरण यहाँ पे देना है। इसके बाद नेक्स्ट बटन पर टिक करना है। अब यहाँ पर उस एक बच्चे का विवरण लिखना है जो सदस्य के साथ है और घर पर रह करके कमाता है। तो वो बच्चा क्या करता है, तो वो सदस्य के पति के साथ किराने की दुकान में काम करता है, यानी कि पैटी ट्रेडिंग में है और घर पर ही रहता है। नेट इनकम उनका क्या है, तो वो जो है सदस्य के अविवाहित बच्चे का विवरण यहाँ पे देना है कि सदस्य का पुत्र जो है वो डेली वेजेस एक्स लेबर, अब यहाँ पर सदस्य के अविवाहित बच्चे का विवरण देना है जो सदस्य के साथ घर पर रह करके कमाई करता है। तो सदस्य का जो पहला अविवाहित पुत्र है वो डेली वेजेस लेबर है, मनरेगा में नहीं है, घर पे ही रह करके कमाता है, गांव में ही, और जो नेट इनकम उसको मिलती है वो लगभग महीने में 1000 रुपये प्राप्त होती है, जो कि मासिक रूप से मिलता है, और महीने में दिनों की संख्या जो है उनका वो 30 दिन है, और नंबर ऑफ अर्निंग मंथ इन अ ईयर 12 है। इसको हम नेक्स्ट करेंगे तो ये आपका 1000 रुपये मासिक आएगा और 12000 रुपये सालाना आएगा। इसके अलावा कोई और व्यवसाय नहीं है, तो हम नेक्स्ट बटन पर टिक करेंगे। गो टू नेक्स्ट स्क्रीन का ऑप्शन आएगा तो हम नेक्स्ट बटन पर टिक करेंगे। इसके बाद अर्निंग अनमैरिड चिल्ड्रन 2, यानी कि दूसरा अविवाहित बच्चा जो सदस्य के साथ रहता है और कमाता है, तो दूसरा बच्चा कमाई नहीं करता है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को स्किप करते हुए आगे चले जाएंगे। अगर आपके फॉर्म में दूसरा बच्चा है जो कमाता है तो दिए गए विवरण को आपको फिल करना है। तो हम नेक्स्ट बटन को दबाते हुए आगे चलते हैं। मंथली इनकम, ईयरली इनकम है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं, और कोई और बिजनेस व्यवसाय नहीं है। यहाँ पर गो टू नेक्स्ट स्क्रीन का ऑप्शन आएगा, फिर आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। रेमिटेंस फ्रॉम माइग्रेटेड अनमैरिड चाइल्ड नॉट स्टेइंग विथ फैमिली, इसका मतलब है पुत्र द्वारा भेजी गई राशि जो सदस्य के साथ बच्चा नहीं रहता है और विवाहित नहीं है, यानी कि अविवाहित और 18 साल से अधिक का है, तो ऐसा कोई भी राशि नहीं है और कोई भी बच्चा उसका बाहर रह करके कमाता नहीं है। यदि आपके फॉर्म में आपने भरा है तो उसका विवरण आपको यहाँ पे देना है। तो हम फिलहाल नेक्स्ट बटन पर टिक करके आगे चलते हैं। मंथली इनकम, ईयरली इनकम, आप पीछे जो इनकम देंगे उससे कैलकुलेट करके आ जाती है यहाँ पे।
इसके बाद रेमिटेंस फ्रॉम माइग्रेटेड अनमैरिड चाइल्ड टू, सेम डिटेल जो भी आपने पीछे चाइल्ड 1 का दिया था वही डिटेल चाइल्ड 2 का देना है। अगर कोई बच्चा नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को स्किप करके आगे चल सकते हैं। तो हम स्किप करते हुए नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद अनमैरिड चाइल्ड 2 नॉट लिविंग विथ फैमिली की मंथली और ईयरली इनकम आ जाएगी। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। रेमिटेंस फ्रॉम माइग्रेटेड अनमैरिड चाइल्ड 3, जैसे आपने चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 वैसे चाइल्ड 3 का किया है। तो हम ये सारे क्वेश्चन स्किप करते हैं क्योंकि ये सारे हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इस क्वेश्चन को भी हम नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर सवाल नंबर 2 आ गया, टोटल नंबर ऑफ क्लाइंट हाउस होल्ड ड्यूरिंग द इंटरव्यू, यानी कि मंथली इनकम कितनी आ गई, ईयरली इनकम कितनी आ गई है, और लास्ट रिपोर्टेड एनुअल हाउस होल्ड इनकम फ्रॉम क्रेडिट ब्यूरो, यानी कि अभी सदस्य के परिवार की कोई भी रिपोर्ट की गई इनकम नहीं आई है इसलिए 0 है। नेम ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी NA है। रिपोर्टिंग डेट लिखा हुआ है यहाँ पे, जिस दिन ये डेट रिपोर्ट की गई थी 1/1/1900। ये डेट आपके में चेंज भी हो सकती है, अगर कोई डिटेल नहीं होगा तो ये भी NA हो सकता है। डिफरेंट बिटवीन ईयरली हाउस होल्ड, HS का मतलब हाउस होल्ड है, इनकम फ्रॉम क्रेडिट ब्यूरो एंड रिपोर्टेड बाय फैमिली इन इंटरव्यू, यानी कि हमारे कर्मचारी के द्वारा सदस्य से पूछी गई आय और क्रेडिट ब्यूरो से रिपोर्ट की गई आय में कितना अंतर है। तो जैसा कि कोई रिपोर्ट ही नहीं आई है इसलिए वही सेम अमाउंट ले लिया गया है। और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिफरेंट अमाउंट 0 है, बाय डिफ़ॉल्ट ये 100% ले लिया है क्योंकि यहाँ पे कोई भी अंतर नहीं है। अगर ये अंतर 5% से अधिक होता तो नेक्स्ट स्क्रीन करने के बाद आपको उस विवरण का डिटेल बताना रहता। तो नेक्स्ट स्क्रीन पे हम आते हैं। अब आगे की स्क्रीन है डिटेल ऑफ कंबाइंड क्रेडिट रिपोर्ट, यानी कि 3.3 में है कैलकुलेशन ऑफ मंथली हाउस होल्ड रीपेमेंट लायबिलिटी, परिवार के समस्त ऋणों का कुल दायित्व क्या है। मंथली रीपेमेंट लायबिलिटी ऑफ ऑल लोन टेकन बाय मेंबर एंड हर हाउस होल्ड। डिटेल ऑफ लोन टेकन 1, यानी कि CCIR रिपोर्ट इक्विफैक्स के द्वारा प्राप्त है। तो कोई भी लोन इस परिवार के द्वारा, जैसा कि आप देख रहे हैं, कहीं नहीं लिया गया है। तो हम नेक्स्ट बटन पर टिक करते हैं। रिपोर्ट 2, कहीं से कोई लोन नहीं लिया गया है, नेक्स्ट बटन पर टिक करते हैं। 3, कहीं से कोई लोन नहीं दिख रहा है, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। गो टू नेक्स्ट स्क्रीन का ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। अगला स्क्रीन है डिटेल ऑफ कंबाइंड क्रेडिट रिपोर्ट, डिटेल ऑफ लोन टेकन बाय फैमिली बट अनरिपोर्टेड इन क्रेडिट ब्यूरो। यहाँ पे आपको वो विवरण लिखना है जो कि क्रेडिट ब्यूरो से प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन सदस्य द्वारा आपको बताया गया है। और ये डिटेल आप फॉर्म के पेज नंबर 4 पर 3.3 में देख सकते हैं। तो हमारी सदस्य ने बताया कि सदस्य ने महाजन से इलाज हेतु 10,000 रुपये का लोन लिया था। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आपको SHG, महाजन, कोऑपरेटिव बैंक, अदर, NBFC, MFI लिखा है। तो SHG का मतलब होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप और NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, MFI यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो सदस्य ने यहाँ महाजन से लिया है तो हम सिंपल यहाँ पे महाजन भी लिख सकते हैं और महाजन से सदस्य ने लेंडर्स का नाम लिखना है तो यहाँ पे भी आप उस व्यक्ति का नाम ना लिख करके महाजन ही लिख दीजिए। इसके बाद किस तरह का लोन लिया था, तो सदस्य ने अपना इलाज करवाने के लिए लोन लिया था, जिसका मतलब कि नॉन IGL, यानी कि उससे कोई भी आय अर्जित नहीं होती है। कितना लोन लिया था, उसका अमाउंट, तो वो सदस्य ने 10,000 रुपये का लोन लिया था। कितना बकाया है, तो 8200 रुपये उसका बकाया है।
और इंस्टॉलमेंट उसका वो सदस्य मासिक देती है, यानी कि हमें मंथली पे टिक करना है, और उसका किस्त का राशि 500 रुपये। ये सारा डिटेल आप अपने फॉर्म के अकॉर्डिंग लिखेंगे जो सदस्य द्वारा बताया जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर दूसरा कोई लोन है, कहीं से लिया है जो रिपोर्टेड नहीं है, तो वो डिटेल आपको यहाँ पे लिखना है और फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद गो टू नेक्स्ट स्क्रीन का ऑप्शन आएगा और नेक्स्ट बटन का चयन आपको करना है। अब यहाँ पर रीपेमेंट कैपेसिटी सदस्य की कैलकुलेट होकर के आ गई है, यानी कि टोटल लोन अमाउंट डिसबर्स 10,000 रुपये, टोटल लोन आउटस्टैंडिंग 8200 रुपये, टोटल मंथली इंस्टॉलमेंट अमाउंट 500 रुपये। ये सारा डिटेल आपको 3.3 कॉलम का टोटल देखने को मिला है, यानी कि सदस्य ने जो जो लोन लिया था उसका कितना किस्त वो जमा करती है और कितना बकाया है। अब इसके बाद आपने पीछे जो इनकम का डिटेल और यहाँ पर अदर MFI से लिए गए डिटेल को एंट्री किया है, उसके अकॉर्डिंग 3.4 अकॉर्डिंग टू RBI मैक्सिमम लोन अमाउंट रिपेमेंट कैपेसिटी, यानी कि RBI दिशा निर्देश के अनुसार सदस्य एवं उसके परिवार की ऋण भुगतान करने की अधिकतम क्षमता की सीमा राशि क्या है। तो RBI के अनुसार सदस्य की ऋण भुगतान की जो सीमा राशि है, मंथली मैक्सिमम रीपेमेंट कैपेसिटी, यानी कि महीने में 3,000 रुपये तक जमा कर सकती है सदस्य, फोरनाइटली यानी कि पाक्षिक 1,500 रुपये जमा कर सकती है, और वीकली रीपेमेंट यानी कि साप्ताहिक रूप से वो 750 रुपये जमा कर सकती है। ये डेटा आपके फॉर्म के 3.4 से मैच करना चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। मंथली प्रोजेक्टेड कैश इनफ्लो बिजनेस एक्टिविटी, यानी कि आप 4.1 में सदस्य का प्रस्तावित व्यवसाय जिसके लिए ऋण लिया जा रहा है से संभावित शुद्ध आय का विवरण लिखेंगे। तो हमारी सदस्य ने किराने की दुकान के लिए लोन लिया था, जिससे लगभग महीने में 16,000 रुपये का आय प्राप्त होगा और उसमें लगभग 6500 रुपये का खर्चा होगा। ये एंट्री करने के बाद हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको नेट मंथली इनकम प्रपोज्ड बिजनेस एक्टिविटी निकल करके आ जाएगा, यानी कि कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। इसके बाद कॉलम यानी तालिका 4 से आप सदस्य के परिवार का मासिक खर्च देख करके लिखेंगे। एक्सपेंस ऑन फूडिंग, यानी कि भोजन पर कितना खर्च होता है, तो लगभग 2,000 रुपये का भोजन पे सदस्य क्या खर्च होता है। एक्सपेंस ऑन क्लॉथिंग, यानी कि कपड़ों पर कितना खर्च होता है, तो लगभग 1,000 रुपये सदस्य ने कपड़ों पर खर्च बताया। एक्सपेंस ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन, यानी कि बच्चों की शिक्षा पर क्या खर्च होता है, तो बच्चों की शिक्षा पर सदस्य ने 500 रुपये खर्च बताया। मेडिकल एक्सपेंस, तो मेडिकल एक्सपेंस सदस्य के पास कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस सदस्य ने बताया कि 200 रुपये खर्च करती है। ड्रिंकिंग वाटर अरेंजमेंट एक्सपेंस, यानी कि पीने के पानी की व्यवस्था पर कोई खर्च नहीं है। व्हीकल रनिंग ऑब्लिक ट्रैवल एक्सपेंस ऑन फैमिली, यानी कि परिवार का गाड़ी भाड़ा या पेट्रोल पर कोई खर्च है, तो नहीं है। हाउस रिपेयर एक्सपेंस, घर की मरम्मत पर कोई खर्च नहीं है। मोबाइल रिचार्ज ऑब्लिक मेंटेनेंस एक्सपेंस, यानी कि मोबाइल के रिचार्ज या रखरखाव पर लगभग 300 रुपये परिवार का खर्च होता है। इसके बाद है फेस्टिवल, मैरिज, अदर गिफ्ट टू रिलेटिव एक्सपेंस। तीज त्यौहार, शादी विवाह, नातेदारी, रिश्तेदारी पर कोई खर्च है, वो लिखना है। एक्सपेंस ऑन हाउस रेंट ऑब्लिक अदर हाउस होल्ड एसेट्स, यानी कि घर के अन्य खर्च जैसे कि किराए पर कोई खर्च है। अदर डोमेस्टिक एक्सपेंस, यानी कि अन्य घरेलू कोई खर्च है, तो अदर इस पर उसका नाम लिखना है यहाँ पे, और अदर एक्सपेंस अमाउंट में उसका विवरण अमाउंट लिखना है। सब एंट्री करने के बाद फॉर्म के अनुसार हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको टोटल मंथली एक्सपेंस यानी परिवार का कुल मासिक खर्च देखने को मिलेगा।
4.3 में कंप्यूटेशन ऑफ मंथली हाउस होल्ड रीपेमेंट कैपेसिटी एज पर कैशपर रूल, यानी कि कैशपर के नियमानुसार मासिक ऋण भुगतान करने की क्षमता क्या है, मंथली सेविंग यानी कि मासिक बचत, फोरनाइटली सेविंग यानी कि पाक्षिक बचत, वीकली सेविंग यानी कि साप्ताहिक बचत कितना है। डी ऑप्शन है मैक्सिमम लोन रीपेमेंट कैपेसिटी, यानी कि अधिकतम ऋण भुगतान की क्षमता 70% ऑफ सेविंग अकाउंट, यानी कि जो हमारा सेविंग आया उसका 70% से अधिक नहीं होना चाहिए, मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक। तो ये 70% मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक आ गया है। इसके बाद 4.4 में असेसमेंट ऑफ लोन इंस्टॉलमेंट रीपेमेंट कैपेसिटी ऑफ मेंबर, यानी कि सदस्य के ऋण अदायगी की क्षमता का आकलन देखते हैं हम। अमाउंट ऑफ लोन इंस्टॉलमेंट अप्लाइड बाय मेंबर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 से आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में सदस्य ने 1170 रुपये बताया था। इसके बाद रीपेमेंट कैपेसिटी एज पर आरबीआई, यानी कि आरबीआई के अनुसार 750 रुपये आया, जो कि आप 3.4 से देखेंगे। रीपेमेंट कैपेसिटी एज पर कैश पर, जो कि फॉर्म से आया 2100 रुपये। एलिजिबिलिटी अमाउंट फॉर लोन रीपेमेंट बाय मेंबर हाउस होल्ड वीकली, यानी कि सदस्य को आप 750 रुपये से अधिक का किस्त नहीं दे सकते हैं। तो अब यहाँ पर सदस्य को आपको बताना होगा कि बहन जी आपकी क्षमता के अनुसार यह ऋण आपको नहीं मिल पाएगा या यह ऋण आपको कम दिया जाएगा। तो मैक्सिमम रीपेमेंट कैपेसिटी के अनुसार आप सदस्य के लोन का टेन्योर और उसके किस्त की राशि को निर्धारित करेंगे और रिकमेंड लोन अमाउंट में सदस्य द्वारा मांगी गई ऋण की राशि, लोन टेन्योर में सदस्य ने जितने वर्ष के लिए मांगा था और लोन इंस्टॉलमेंट जो हमारा मैक्सिमम आएगा या जो हमारे पास लोन प्रोडक्ट उपलब्ध है। तो आरबीआई के अनुसार 750 आया है, कैशपर के अनुसार 2100 आया है और सदस्य की बताई गई क्षमता के अनुसार 1170 रुपये आया है। तो इन तीनों में जो सबसे कम होगा उसी किस्त की राशि पर हम सदस्य के ऋण का निर्धारण करेंगे। तो जैसे कि अभी हमारे पास केवल कुछ ही लोन प्रोडक्ट है 2 साल का, तो वर्तमान में अगर सदस्य के इच्छा के अनुसार 750 का हमें इंस्टॉलमेंट 1 साल का करना होगा तो हम 750 रुपये लोन इंस्टॉलमेंट में लिखेंगे और उसकी क्षमता के अनुसार, इच्छा के अनुसार लोन टेनर लिखेंगे और रिकमेंड लोन अमाउंट यहाँ पर हम लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट बटन पर हमको टिक करना है। गो टू नेक्स्ट स्क्रीन का ऑप्शन आएगा और नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना है। अगला ऑप्शन आ जाएगा लाइफ इंश्योरेंस डिटेल, यानी कि जो 5.2 में लिखा है डिटेल ऑफ क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस। डज क्लाइंट वांट लाइफ इंश्योरेंस? नन, यानी कि नहीं। क्लाइंट ओनली, यानी कि हाँ केवल सदस्य का। और क्लाइंट एंड हस्बैंड, यानी सदस्य और उसके पति दोनों का। तो हमारे सदस्य अपने पुत्र के साथ लोन लेगी तो क्लाइंट ओनली पे टिक करेंगे। इसके बाद क्लाइंट नेम, को बोरोवर नेम और को बोरोवर का डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब हमें नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे केवाईसी नॉमिनी की लिस्ट आ जाएगी, जो हमने अभी पीछे केवाईसी का डिटेल एंट्री किया था उसका चयन यहाँ पर हमको करना है। इसके बाद नॉमिनी नेम, नॉमिनी एज और नॉमिनी रिलेशन, यानी कि सदस्य से क्या रिलेशन है। तो अभी नॉमिनी का रिलेशन हमने सन था, यानी कि सदस्य का पुत्र है, इसको हमें नेक्स्ट पे टिक करना है। नॉमिनी डिटेल प्रपोज्ड बाय हस्बैंड को बोरोवर, यानी कि अगर सदस्य के पति द्वारा किसी को को बोरोवर नियुक्त किया गया है तो उसका केवाईसी से विवरण आपको लेना है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। अब क्लाइंट नेम है, क्लाइंट एज, नॉमिनी रिलेशन क्या है यहाँ पे सदस्य का, सन। नेक्स्ट बटन पर टिक करना है। गो टू नेक्स्ट स्क्रीन पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको डिटेल ऑफ अनमैरिड एंड स्कूल गोइंग चिल्ड्रन ऑफ द मेंबर, यानी कि सदस्य के अविवाहित व स्कूल जाने योग्य
बच्चों का विवरण एंट्री करना है। डिटेल ऑफ चाइल्ड 1, यानी कि अगर कोई बच्चा स्कूल जाता है तो हमारे सदस्य का कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता है, तो यहाँ पर अगर जाता होगा तो एज पे सदस्य के बच्चे की उम्र, जेंडर यानी कि मेल है या फीमेल है, डज चाइल्ड गो टू स्कूल यानी कि क्या स्कूल जाते हैं, यदि जाते हैं तो यस, नहीं जाते हैं तो नो। एजुकेशन स्टेटस यानी कि उनके शिक्षा का स्तर क्या है, प्राइमरी है, मिडिल है, सेकेंडरी है और हायर सेकेंडरी है। टाइप ऑफ स्कूल क्या है, सरकारी स्कूल में जाते हैं या निजी स्कूल में जाते हैं। मैरिज प्लानिंग यानी कि क्या उनके विवाह की योजना है, यदि यस है तो हाँ, यदि नो है तो इसका मतलब नहीं। मैरिज प्लानिंग ईयर, करंट ईयर यानी कि तुरंत इसी वर्ष करना चाहते हैं। आफ्टर 1 ईयर यानी कि 1 वर्ष के बाद करना चाहते हैं। आफ्टर 2 ईयर यानी कि 2 वर्ष के बाद करना चाहते हैं, अगर है तो उस ऑप्शन का चयन करना है। डज क्लाइंट हैव मोर चाइल्ड यानी कि सदस्य के और भी बच्चे हैं, तो यस, और नहीं है तो नो पे टिक करना है। तो हमें नो पे टिक करके आगे चलना है। ठीक है, ऐसे ही क्लाइंट 2 का आएगा तो वही सारा डिटेल आपको फिल करना है, नेक्स्ट बटन पर टिक करना है। ठीक है, ऐसे ही क्लाइंट 3 का डिटेल आएगा, आपको सेलेक्ट करके नेक्स्ट बटन पर टिक करना है। डिटेल ऑफ चाइल्ड 4, अनमैरिड एंड स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन यानी कि अविवाहित हैं और स्कूल जाते हैं सदस्य के, ऐसे बच्चों का डिटेल नेक्स्ट बटन पर टिक करना है। इसके बाद आपको सदस्य के घर का CHI यानी कि कैश पर हाउसिंग इंडेक्स बताना है। और छठा सवाल है असेसमेंट ऑफ पॉवर्टी लेवल ऑफ मेंबर्स फैमिली हाउस ओनरशिप यानी कि सदस्य का जो घर है वो सेल्फ खुद का है या किराए का है। तो रेंट मतलब किराया का होगा तो रेंट पे टिक करेंगे, और सेल्फ होगा तो खुद पे सेल्फ पे टिक करेंगे। इसके बाद करंट CHI असेसमेंट ऑफ मेंबर यानी कि सदस्य का वर्तमान CHI की गणना हम लोग करेंगे। पहला ऑप्शन में हाइट ऑफ वॉल एंड मटेरियल यूज्ड यानी कि दीवार की ऊंचाई और उपयोग की गई सामग्री। तो पहला ऑप्शन है हाइट लेस देन इक्वल टू 4 फीट एंड बिल्ड फ्रॉम एनी मटेरियल यानी कि ऊंचाई 4 फीट और उससे कम और किसी भी सामग्री का बना हुआ होगा तो 0 नंबर देंगे। दूसरा है हाइट मोर देन 4 फीट बट लेस देन इक्वल टू 8 फीट, मटेरियल यूज्ड इज बैम्बू और क्ले ऑब्लिक सॉइल यानी कि ऊंचाई 8 फीट के बराबर या उससे कम लेकिन 4 फीट से ज़्यादा और मिट्टी या बांस का बना हुआ। तीसरा ऑप्शन है हाइट मोर देन 8 फीट एंड मटेरियल यूज्ड इज बैम्बू और क्ले ऑब्लिक सॉइल यानी कि ऊंचाई 8 फीट से ज़्यादा और मिट्टी या बांस का बना हुआ। अगला ऑप्शन है हाइट मोर देन 4 फीट एंड मटेरियल यूज्ड इज ब्रिक्स यानी कि ऊंचाई 4 फीट से ज़्यादा ईंट का बना हुआ। अगला है हाउस बिल्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सब्सिडी जैसे कि इंदिरा आवास, अंबेडकर आवास, PMAY यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना। तो हमारी सदस्य के पास जो है प्रधानमंत्री आवास योजना है जिसका हमें टिक करना है। बी है मटेरियल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रूफ यानी कि छत पर किस प्रकार का बना हुआ है, छप्पर, पुआल, प्लास्टिक शीट, लीव्स ऑब्लिक ओल्ड खपड़ैल ऑब्लिक ओल्ड GI शीट, यदि इसका बना हुआ है तो उस पर टिक करना है। और यदि न्यू खपड़ैल न्यू GI शीट है तो उस पर टिक करना है। कंक्रीट और पक्का पटिया है तो उस पर टिक करना है। तो नेक्स्ट बटन पर टिक करना है। इसके बाद यहाँ पर कुल CHI स्कोर प्राप्त होगा और सबमिट बटन पर टिक करना है। इसके बाद 6.2 है करंट PPI असेसमेंट ऑफ मेंबर हाउस होल्ड यानी कि सदस्य का वर्तमान PPI का असेसमेंट हमें करना है। हाउ मेनी हाउस होल्ड मेंबर आर देयर यानी कि परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। अब PPI की गणना करते समय परिवार के सदस्यों की जो संख्या होगी वो कैश पर के अनुसार होगी यानी कि एक चूल्हे पर पिछले 6 महीने से जो भी खाना खा रहे हैं वो परिवार के सदस्य माने जाएंगे। तो परिवार में टोटल 6 व्यक्ति हैं तो नेक्स्ट बटन पर टिक करना है। इसके बाद व्हाट इज़
जनरल एजुकेशन लेवल ऑफ हेड ऑफ फैमिली, इफ हेड ऑफ फैमिली इज मेल देन व्हाट इज एजुकेशन लेवल ऑफ हिज वाइफ, यानी कि परिवार में मुखिया के सामान्य शिक्षा का स्तर क्या है। अगर मुखिया पुरुष है तो उसकी पत्नी के सामान्य शिक्षा का स्तर क्या है। तो वो हमारे जो मुखिया हैं वो सदस्य के पति हैं और उनकी पत्नी जो है वो 10 पास हैं, तो हम 10 पास पे टिक करके नेक्स्ट पे टिक करेंगे। तीसरा सवाल है डज फैमिली हैज़ फ्रिज। ये सारे सवाल आप पीपीआई के फॉर्म को देख करके नियमानुसार टिक करते जाएंगे। तो सदस्य ने बताया कि हाँ इनके पास फ्रिज है। इसके बाद डज फैमिली हैज़ ए स्टोव गैस बर्नर। तो हाँ सदस्य के पास स्टोव गैस है और इस्तेमाल में है। पांचवा है डज फैमिली हैज़ ए प्रेशर कुकर ऑब्लिक प्रेशर पैन। तो हाँ सदस्य के पास प्रेशर कुकर और प्रेशर पैन भी है। डज फैमिली हैज़ ए टेलीविज़न, यानी कि परिवार में टीवी टेलीविज़न है। तो नहीं, सदस्य के पास टेलीविज़न नहीं है। डज हाउस होल्ड हैज़ एन इलेक्ट्रिक फैन। हाँ इलेक्ट्रिक फ़ैन यानी कि बिजली से चलने वाला पंखा मौजूद है। डज फैमिली हैज़ आलमीरा और ड्रेसिंग टेबल। तो नहीं, सदस्य के पास कोई भी आलमीरा ड्रेसिंग टेबल नहीं है। ये आप अपने भरे हुए फॉर्म के अनुसार ही लिखेंगे। नेक्स्ट करते हैं डज द हाउस होल्ड पजेस ए चेयर स्टूल बेंच और टेबल। तो हाँ सदस्य के पास चेयर है। डज फैमिली हैज़ अ मोटरसाइकिल स्कूटर मोटर कार कार और जीप, यानी कि परिवार के पास मोटरसाइकिल स्कूटर मोटर कार या जीप है। तो हमारी सदस्य के पास नहीं है, इसलिए हमने नो पे टिक किया है और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो कुल पीपीआई स्कोर आएगा, ये पीपीआई स्कोर आपके फॉर्म से मैच होना चाहिए। इसके बाद प्रायोरिटी फॉर लोन डिसबर्समेंट, यानी कि यहाँ पे 4 लिखा है, यानी कि सदस्य को ऋण वितरण के दौरान चौथी प्राथमिकता दी जाएगी। 6.3 है पॉवर्टी स्टेटस, यानी कि सदस्य हमारी नॉन पुअर जो कि गरीब नहीं की श्रेणी में आएगी। नेक्स्ट बटन पर टिक करना है। इसके बाद है अपडेशन डन सक्सेसफुली का एक मैसेज आएगा, यानी कि आपका CHI और PPI सफलतापूर्वक रिकॉर्ड कर लिया गया है। सबमिट करके हम आगे के ऑप्शन का चयन करेंगे।